बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल सब की सब दिगरगू हैं और किसी में कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही और ना ही आ सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपस में इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फिर उसके बाद आती है मुआशी इस्तेहकाम आता है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क में मजबूत हुकूमत हो, तगड़ी हुकूमत हो और वहाँ पे जमहूरियत हो, मीडिया आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद हो, वहाँ का सिस्टम मजबूत हो, उसके बाद ही आपके यहाँ मुआशी इस्तेहकाम आता है। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल हो रही है? इस वक्त एक हाइब्रिड सिस्टम, एक बहुत ही बदतरीन किस्म का हाइब्रिड सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसे टोले को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है जिसने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की वकालत को, अदालत को, सबको बर्बाद करके रख दिया है। और वही टोला दोबारा बरसरे इक़्तिदार आना चाह रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त इब्तिदा एक खबर से करते हैं और वो कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान की मौजूदा सियासत से तो नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस दोबारा से सुनने का फैसला किया है। 2011-12 में ये रेफरेंस भेजा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2011 में आई थिंक भेजा था, और के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, साबिक वज़ीर आज़म, उनको जो फांसी दी गई है वो जुडिशल मर्डर था। और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं सामने, गवाहियाँ आ चुकी हैं जिसमें जजेस ने इस बात का इतराफ़ किया उस बेंच में शामिल कि वो एक ज़बरदस्ती का फैसला था। तो भुट्टो साहब को जुडिशल मर्डर से ताबीर किया जाता है, उनको फांसी दी गई थी। तो वो रेफरेंस काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा था, उसको किसी ने भी सुनने की जहमत गवारा नहीं की। तो अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उसकी हियरिंग रख ली है। उस वक्त हुई थी, पार्ट हर्ड हुआ था, लेकिन फिर इफ्तिखार चौधरी साहब भी चले गए और उसके बाद किसी भी चीफ जस्टिस ने उनको नहीं छेड़ा। अब उसके लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, 12 दिसंबर को समाअत करेगा। गो के ये लाइक माइंडेड मैं नहीं कहता, क्योंकि हम ख्याल जजों की इस्तिलाह जो है वो जब उमरता बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, उस वक्त जो अपोजिट ग्रुप था उन्होंने ही ये इख्तरा ईजाद की थी कि हम ख्याल जजेस कहा जाता था। तो वो इत्तफाक से वो जो लाइक माइंडेड जजेस हैं उसी पे ये बेंच बना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन अली रिजवी हैं और जस्टिस मुशर्रफ हिलाली हैं। सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जजेस हैं और इन्होंने ये केस सुनना है। 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भेजा था और इसमें इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपनी सरबराही में कुछ 3 जनवरी और 12 नवंबर तक केस की 6 समातें की थी, लेकिन फैसला नहीं आ सका था। तो बहरहाल इसको सुना जा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बिल्कुल सुनना चाहिए और इस पे होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अगर उनको एक सर्टिफिकेट क्लीन चिट मिल सकती है तो ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन ये 1979 में उनको फांसी दी गई थी और 1979 से ऑनवर्ड अब आप देख लें 21 साल पिछली सदी के और 23 साल इस सदी के गुजर चुके और अब ये केस सुना जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो कि मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात पहले ज़्यादा सुन लिए जाते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि हिम्मत दिखानी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस को कि अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार भी दिया है और आईनी कुव्वत दी है उनको, और आईनी ताकत के साथ साथ अवाम की ताकत भी उनके साथ है और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। वाहिद इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ताकत फराहम करता है, वो उसके पास इख्तियार है, हर तरह का इख्तियार है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में 9 मई के बाद तकरीबन कोई 15-20 हज़ार सियासी कैदी इस वक्त जेलों में हैं और 10,000 प्लस हैं, वो 12,000 हैं, 14,000 हैं, 15,000 हैं, वो ऊपर नीचे हो सकता है, जेलों में बंद हैं और कई महीनों से 9 मई के बाद के लेके अब तक। और बहुत सारी खवातीन जो हमारी माएँ बहनें बेटियां वो हैं और रोज़ाना चादर और चार दीवारी का जो हुर्मत है वो पामाल की जा रही है और ना किसी की जान महफूज, ना माल, ना आबरू महफूज। और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है और पूरी दुनिया इस पे रिपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो शहरी आज़ादियों के मामले में
سول جو ہماری لبرٹیز ہیں اس معاملے میں وہ سب کے سب بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، ضمانتوں پہ رہا کرتی ہیں، لیکن ان کو رہا نہیں کیا جاتا، نظر بند کر دیا جاتا ہے، عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جا رہے، فیصلے نہیں مانے جا رہے، اور سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی اور خاص ساتھ پہلے شہباز حکومت تھی اور اب جو ہے وہ نگراں حکومتیں ہیں، وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جوڈیشری جو ہے وہ بھی بے بس نظر آ رہی ہے، اور وہ اس لیے بے بس نظر آ رہی ہے کہ جب تک چیف جو ہے چیف کیپٹن جو ہے وہ متحرک نہیں ہوں گے، اس کے بعد یہ نیچے تک نہیں جائے گا، کیونکہ سب نے طاقت اپنے باس سے لینی ہوتی ہے۔ اگر باس ہی ڈی ایکٹیو ہو جائے تو پھر اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ کچھ آنریبل ججز ہیں جو کہ ہمت دکھا رہے ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہیں، لیکن یہ جب تک ایک اجتماعی قوت نہیں آئے گی مکمل طاقت کے ساتھ، تب تک یہ ہو نہیں سکے گا۔ اس لیے ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ کہیں گے کہ جتنی بھی ہماری خواتین اس وقت سیاسی قیدی ہیں، سیاسی رہنما قید ہیں، اور ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ اور اس کے کارکنان کے ساتھ، اس کے رہنماؤں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ، ان کے کاروبار کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، بدترین قسم کی سینسرشپ ہے، تو اس پہ بھی آنا چاہیے۔ تو یہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ اسی لیے یہ سارا جو تمہید میں نے آپ کو باندھی ہے اور یہ ساری مثالیں دی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب باہر سے معاشی استحکام تو تب ہی آئے گا جب سیاسی استحکام ہوگا۔ سیاسی استحکام میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کے ادارے کتنے مضبوط ہیں، تو وہ ادارے تو ہمارے ہاں مضبوط نہیں ہیں سوائے ایک کے، اور وہ ایک ادارہ جو ہے وہ سب پہ اس وقت حاوی ہے، اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی مرضی اور من مانی کر رہی ہے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور جو اکانومی کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں اس وقت ہمارے سے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی ضمیری واجب الادا بیرونی قرضہ 8 سالوں میں تقریباً 2 گنا ہو گیا ہے، اور اگلے 3 سالوں کے دوران ایکسٹرنل فائنینسنگ کے لیے 63 ارب ڈالر درکار ہیں، 63 بلین ڈالر درکار ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ عائشہ غوث یہ کون بتا رہا ہے جی؟ یہ بتا رہی ہیں عائشہ غوث پاشا، جو کہ وزیر مملکت ہیں خزانہ کی، یہ وہ بتا رہی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار ہے۔ برآمدات اور تصویرات کا حجم 60 ارب ڈالر، جبکہ درآمدات 70 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں۔ سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ نہ دیا گیا تو مستحکم گروتھ کا ہدف حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ روپے کی قدر سے 70 کی دہائی میں پاکستان میں فی کس آمدن آج کے دور کی نسبت زیادہ تھی، یعنی کہ 1970 میں ہم بہت بہتر پوزیشن میں تھے جب پاکستان متحد تھا، اور اس کے بعد پاکستان 2 لخت ہوا، اور دسمبر کے مہینے میں ہوا، لیکن ہم نے سیکھا کچھ نہیں۔ بے روزگاری کی شرح 7% تک، جبکہ پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 16% تک ہو چکی ہے۔ بے روزگاری کی شرح 16% پڑھے لکھے نوجوانوں میں ہو چکی ہے، اور 7% تک پڑھے لکھے اور نوجوانوں میں 16% ہو چکی ہے۔ پاکستان میں ٹیکس پالیسی میں ترمیم نہ کی گئی تو محصولات بڑھانے کا ہدف مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری وزیر مملکت برائے خزانہ جو ہیں عائشہ پاشا وہ بتا رہی ہیں، اور پاکستان میں غریب آدمی پر خرچ نہیں کیا جا رہا، جبکہ امیر لوگوں پر نوازشات ہی نوازشات ہیں۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کو جو ہم نے مزید یقین دہانیاں کروائی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل ٹیبل میں آئی ایم ایف کو آئندہ مالی سال کے لیے یقین دہانیاں جو دستاویزات بتا رہی ہیں، کروائی گئی ہیں، وہ ہے جی کہ آئندہ مالی سال میں زر مبادلہ کے ذخائر 13.6 ارب ڈالر تک بڑھانے کی یقین دہانی ہم نے کروائی ہے۔ مرکزی بینک کا زر مبادلہ 9 ارب ڈالر تک بڑھانے کی یقین دہانی ہے، اور آئندہ مالی سال کے دوران 6.34 ارب ڈالر کے قرضوں کو رول اوور کروایا جائے گا، اور آئی ایم ایف سے آئندہ سال کے لیے بیرونی سرمایہ 1.31 ارب ڈالر بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، اور بیرونی سرمایہ کاری 70 کروڑ ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے ہاں ایک مستحکم حکومت آئے گی، اور مستحکم حکومت آنی ہے صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن کے ذریعے سے، اور جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بھرپور موقع ملے اور لیول پلینگ فیلڈ ملے، اور پاکستان کے شہریوں کو آزادانہ طریقے سے ووٹ کے حق کا استعمال ملے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم
इस वक्त जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट करना है, इमरान खान साहब को आउट करना है, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है। इसके लिए नैब, जो हुकूमत के तमाम इदारे हैं, निगरान हुकूमतें तमाम की तमाम, खास तौर पे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मरकज की निगरान हुकूमतें सब इसमें शामिल है। इलेक्शन कमीशन, FIA, नैब और तमाम, और पार्शली जुडिशरी भी शामिल है इसमें, पार्शली। तो वो सब के सब कर रहे हैं ये काम। जबकि एक्चुअल सिचुएशन क्या है? एक्चुअल ये है, कानूनी तौर पे इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई जो किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने किया तोशाखाना में, वो कर नहीं सकता था। वो बेसिक बुनियादी बात ही गलत है, क्योंकि जो पिटीशन अब लार्जर बेंच के सामने जा रही है, जिसकी समाअत कल हुई इन चैम्बर, और अब वो लार्जर बेंच को रेफर हो गई है लाहौर हाई कोर्ट में। अब उसमें बैरिस्टर अली जफर हैं, उन्होंने बहुत ही एक नुक्ते की बात की है, और जो बड़ा वैलिड पॉइंट है। वैलिड पॉइंट ये है, जो दरखास्त दायर की है, दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 8 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। 8 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम को दस्तूर के आर्टिकल 163(1)(h) और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दिया है। बैरिस्टर अली जफर साहब बता रहे हैं। अब गौर से सुनने वाली बात है, क्योंकि इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो नहीं सकते थे, इलेक्शन कमीशन ये काम कर नहीं सकता था। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम लाई जा चुकी है, बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं, और 232 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान की अहलियत के मामले पर फैसले का इख्तियार नहीं रहा। और इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त 2023 को जो नोटिफिकेशन जारी किया, उस वक्त इमरान खान कौमी असम्बली के रुकन ही नहीं थे। अब जब कौमी असम्बली के रुकन ही नहीं थे, तो फिर उनको बतौर मेंबर कौमी असम्बली डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है? इमरान खान को कबल अज वक्त कौमी असम्बली की रुकनीत के लिए नाअहल करार नहीं दिया जा सकता, यानी वो रुकन भी नहीं है, और रुकन अभी बने भी नहीं है, ना उस वक्त थे, और आने वाले रुकनीत के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया इलेक्शन कमीशन ने। बतौर रुकन हलफ उठाने के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी करने का मजाज है, और ये भी सिर्फ दस्तूर के आर्टिकल 63 के तहत मुमकिन है। ये बैरिस्टर अली जफर ने जो आर्गूमेंट्स किए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और उनके इन आर्गूमेंट को इनिशियली तस्लीम किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन का इजरा बदनीयती पर मबनी है, बैरिस्टर अली जफर ने कहा, और इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन से इमरान खान और उनकी जमात को आइंदा इंतखाबात से बाहर रखने की पुरजोश और जल्दबाजी में की गई गैर कानूनी और बिला जवाब कोशिशें अय्यां होती हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन का 8 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 63(1)(h) से भी मुतसादिम है, और दस्तूर के मज़कूरा आर्टिकल में किसी रुकनीत की नाअहलियत के 2 जिहतों पर मबनी तरीकाकार का जिक्र भी मिलता है। किसी रुकनीत की नाअहलियत का सवाल किसी अखलाकी जुर्म में मुलव्वस होने की सूरत में उठता है। इमरान खान की सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील ज़ेरे इल्तवा है, जबकि अदालत इस सजा को मुअत्तल कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दस्तूर के आर्टिकल 63(1)(h) को नजरअंदाज करके जारी किया गया नोटिफिकेशन आइन से मुतसादिम है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 8 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ अदालत के हतमी अंजाम तक इलेक्शन के मामले के हतमी अंजाम तक इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे से पैदा होने वाले असरात को भी मुअत्तल करे। तो ये जो सवाल उठाया गया है, ये बड़ा वैलिड सवाल है कि एक शख्स है ही नहीं, यानी कि इसी तरीके से है कि कोई SHO या SP है ही नहीं, DPO पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, और उसको सस्पेंड कर दिया जाए या उसको डिसमिस कर दिया जाए, यानी वो पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, उसने पुलिस ज्वाइन ही नहीं की, और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो इसी तरीके से इमरान खान साहब के साथ हुआ है कि वो रुकने कौमी असम्बली हैं ही नहीं, और उनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। तो ये चीजें खबरें हैं जी, और देखते हैं कि इसको किस तरीके से अब एड्रेस किया जाता है, क्योंकि लार्जर बेंच ने ये सारे का सारा सुनना है केस, और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ेंगे। तो चीजें बहुत तेजी से तब्दील हो रही हैं बहुत, और सूरत हाल इस वक्त ये है कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात से लोग अब इनकार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कि नवाज शरीफ साहब से उनके अपने रहनुमा जो हैं वो मुलाकात से इनकारी हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि वजीर ख़जाना थे, जिनको फारिग करके इसहाक डार साहब को वजीर ख़जाना बनाया गया, तो
ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، نہ ہی میں مسلم لیگ نواز جوائن کر رہا ہوں، نہ ہی میں مسلم لیگ نواز کا حصہ ہوں، اور اس لیے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے ملاقات کرنے کی۔ تو یہ معاملات ہیں، یہ سچویشن ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔